हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिज़ाइन और लेआउट इन दो टैब्स के बारे में पढ़ा था और इनके कमांड्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज इस वीडियो में हम लोग रेफरेंसेस टैब के बारे में पढ़ेंगे और उसके कमांड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेफरेंसेस टैब में हमारा पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, जब भी हम लोग कोई बुक परचेस करते हैं तो हमें बुक का पहला या दूसरा पेज हमें इस तरीके का मिलता है। इसे ही हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, जहाँ पर चैप्टर का नेम और उसके हेडिंग्स का नाम देकर वहाँ पेज नंबर उसके सामने दिए गए होते हैं, ताकि अगर हमें किसी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर नेविगेट करना हो तो हम उस पेज नंबर को देखकर आसानी से नेविगेट कर सकें। ठीक इसी तरह से अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग इस टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। उसके पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। सपोज हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार करते हैं। ये हमारा 8-9 पेज का एक डॉक्यूमेंट यहाँ तैयार हो चुका है। अब तैयार होने के बाद हम यहाँ पर कुछ हेडिंग देते हैं। हेडिंग कुछ भी हो सकता है। सपोज हम यहाँ पर चैप्टर का नाम देते हैं। हमने यहाँ लिखा चैप्टर 1। फिर हम नीचे आते हैं और नीचे एक पेज पर यहाँ लिख लेते हैं चैप्टर 2। फिर नीचे आते हैं और किसी पेज पर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग चैप्टर 3। सपोज हमने इतने अभी हमने हेडिंग्स हमने तैयार कर लिए, लेकिन ये अभी नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा हेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट देने के लिए हमें इस नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टाइल्स में देखिए हमें दिख रहा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2। हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे और यही प्रोसेस हम बाकी दोनों हेडिंग के साथ भी करेंगे। इसे भी सिलेक्ट करके हमने हेडिंग 1 पे क्लिक किया। नीचे आते हैं और इसे भी सिलेक्ट करके हम लोग इसे हेडिंग 1 पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये तीनों हमारे हेडिंग बन चुके हैं। अब जैसा कि हमें ये भी पता है कि टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए ताकि वो रोड मैप का काम करे, आसानी से हम उसे देख सकें। तो हमें इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में पढ़ा था। तो उसके लिए हम कर्सर को सबसे पहले क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कि इस सबसे पहले जो पहला पेज हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। अब जहां हमें टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना है वहां पे हम कर्सर से क्लिक कर लेंगे, यानी कि अपने कर्सर को वहां पर हम लोग ऐसे प्लेस कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे रेफरेंसेस टैब में, यहां क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। यहाँ हमें कुछ ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहे हैं, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम मैनुअली अपना टेबल ऑफ कंटेंट खुद से मॉडिफाई करें तो हमें क्लिक करना होगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल ऑफ कंटेंट नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इनमें से अगर हमें कुछ हेडिंग स्टाइल्स चेंज करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो रिसेट पे क्लिक करके हम यहाँ ओके पे क्लिक कर लेंगे। अगेन हम लोग मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करते ही एक स्टाइल नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ भी मॉडिफाई बटन है, हम इस पर भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपने फॉन्ट के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो उसे बोल्ड कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर हमें पसंद हो वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट पर अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो तो इस पर चेक करेंगे, नहीं तो चेक को हटा देंगे जैसे हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में इस फॉर्मेट को यूज़ करना है या सभी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी विश है। हम दोनों में से किसी ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी ओके पे क्लिक करके सारे डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे। तो देखिए खुद ब खुद एक टेबल ऑफ कंटेंट हमारे यहाँ बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें चैप्टर 1 पेज नंबर 2 पर है, चैप्टर 2 पेज नंबर 5 पर है और चैप्टर 3 पेज नंबर 9 पर है।
अब यहाँ अगर हमें किसी चैप्टर पर जंप करना है तो सिंपल हम अपने कर्सर को वहाँ प्लेस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम जैसे कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पर ये हैंड सिंबल बन गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए हम चैप्टर 3 पर खुद ब खुद नेविगेट होकर आ गए। तो ये फ़ायदा है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने का। इसके ऑप्शंस को एक बार हम लोग फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहले इसे हम लोग हटा लेते हैं, इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हमें यहाँ पर हेडिंग बनाना होगा। तो हेडिंग बनाने के लिए सेलेक्ट करके हम होम टैब पर जाएंगे और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। ऐसे जितने भी हेडिंग होंगे हम सब पर यही काम करेंगे जो हमारे मेन हेडिंग्स हैं। उसके बाद ऊपर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके अपने कर्सर को वहाँ प्लेस करेंगे। अगेन रेफरेंसेस टैब पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाएंगे, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ कुछ चेंजेस करने हो तो करेंगे, नहीं तो रिसेट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेंगे। अगेन मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर से वहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और हमें फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें करना है कैम्ब्रिया मैथ, तो हमने यहाँ पे ले लिया कैम्ब्रिया मैथ। फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना हो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट करना हो तो इस पर चेक कर लेंगे। हर नए डॉक्यूमेंट पे यही हमें फॉर्मेट रखना हो तो इस पर क्लिक कर लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, और ओके पे क्लिक करेंगे और इस पर भी क्लिक करके सारे डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे। तो देखिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। किसी भी हेडिंग पर जाने के लिए उस पर माउस कर्सर ले जाएंगे, कंट्रोल बटन को प्लेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेविगेट कर जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है। अब यहाँ पर सपोज हमने चैप्टर 1 पेज नंबर 2 में है, 2 पेज नंबर 5 में है, चैप्टर 3 पेज नंबर 9 में है। अब हर चैप्टर के कुछ सब हेडिंग्स भी होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, इस तरीके से अगर हमें इसमें इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए वो भी देखते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर चैप्टर 1 हमने यहाँ इंसर्ट कर लिया है। अब किसी एक पॉइंट पर जाकर हमें यहाँ पर इंसर्ट हमें लाना है, ये हमारा है सपोज चैप्टर 1.1, ये यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1.1 और यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज चैप्टर 1.2, चैप्टर 1.2। ठीक वैसे ही चैप्टर 2 में भी सेम प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, चैप्टर 2.1 और वैसे ही चैप्टर 3 में भी है। चैप्टर 3 में यहाँ पर हम कर लेते हैं चैप्टर 3.1, चैप्टर 3.1। हम इसे भी अपने टेबल ऑफ कंटेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमें मेन टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए उसे हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ा था, तो ये जो 1.1, 1.2 लिखा हुआ है इसे भी हमें हेडिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले आ जाते हैं 1.1 में। अब यहाँ देखिए, चूंकि ये जो 1.1 है वो मेन हेडिंग का सब हेडिंग है, ये चैप्टर 1 का सब हेडिंग है। और चूंकि हम लोगों को याद होगा कि चैप्टर 1 को हम लोगों ने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया था और चूंकि ये हम लोगों का सब हेडिंग बनने जा रहा है तो हम इसे हेडिंग 2 सेलेक्ट करेंगे, ना कि हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर हमें किसी हेडिंग को, किसी पर्टिकुलर हेडिंग का सब हेडिंग सेलेक्ट करना हो तो हम उसके नेक्स्ट लेवल वाले हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, ना कि उसी लेवल की हेडिंग को। हमने चैप्टर 1 को हेडिंग 1 सेलेक्ट किया था तो चैप्टर 1.1 को हम हेडिंग 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर हम आगे लेते हैं चैप्टर 1.1.1 तो उससे हम लोग हेडिंग 3 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर सिर्फ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, 4, 5 तो आगे है ही नहीं। तो अगर हमें सब हेडिंग्स बनाने हो तो क्या करने होंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका हेडिंग 3, 4 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हमारा सिर्फ हेडिंग 1 है और हेडिंग 2 है। हम जैसे ही इसे हेडिंग 2 सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ बगल में हम लोग का हेडिंग 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने सेलेक्ट किया हेडिंग 2 और देखिए ऑटोमेटिक हम लोग का यहाँ पर हेडिंग 3 आ गया। ये किस लिए आया, अगर हमें इस चैप्टर 1.1 का भी सब हेडिंग बनाना हो तो हम उसे हेडिंग 3 सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम लोग हेडिंग 3 सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हम लोग का हेडिंग 4 आ जाएगा। अब यही काम हम लोग सब में कर लेते हैं। ये 1.1 हो गया। आते हैं 1.2 में।
चूँकि ये भी हमारा चैप्टर 1 का सब हेडिंग है तो इसे भी हम लोग हेडिंग 2 में ही रखेंगे। अगर ये हम लोग का चैप्टर 1.1 का सब हेडिंग होता तो इसे हम हेडिंग 3 में रखते हैं। फिर से आगे आते हैं, आगे हम लोग का चैप्टर 2 है और इसमें हमारा सब हेडिंग है चैप्टर 2.1। तो चूंकि ये चैप्टर 2 का सब हेडिंग है और चैप्टर 2 हम लोग का हेडिंग 1 था तो इसे हम लोग हेडिंग 2 में रखेंगे। सॉरी, नीचे आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में भी हमने एक सब हेडिंग बनाया था, ये हुआ चैप्टर 3 और यहाँ कहीं हमने लिखा था चैप्टर 3.1। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम लोग हेडिंग 2 में ले लेंगे क्योंकि चैप्टर 3 हमारा हेडिंग 1 था। अब इतना करने के बाद हम आते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई अपडेशन नहीं हुआ है। अपडेट करने के लिए हम फिर से रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पर। अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहा है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। तो चूंकि हमें पेज नंबर अपडेट नहीं करना है बल्कि हमें पूरे टेबल को अपडेट करना है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए चैप्टर 1 ये हमारा मेन हेडिंग है, फिर चैप्टर 1.1, 1.2, फिर चैप्टर 2 का 2.1, चैप्टर 3 का 3.1, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब सपोज हम 3.1 का भी एक और सब हेडिंग बनाते हैं, हम 3.1.1 बनाते हैं। तो आ जाते हैं, पहले हम 3.1 पर चले जाते हैं नेविगेट करके ऑटोमेटिक यहाँ से, ये हम आ गए 3.1 पे और हम यहाँ कहीं बना लेते हैं चैप्टर 3.1.1। यहाँ पर हमने बनाया चैप्टर 3.1.1। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि चैप्टर 3 हमारा हेडिंग 1 था तो चैप्टर 3.1 हमारा हेडिंग 2 हुआ। तो चैप्टर 3.1.1 चैप्टर 3.1 का सब हेडिंग है और 3.1 हमारा हेडिंग 2 था तो 3.1.1 क्या हो जाएगा, हेडिंग 3 हो जाएगा। और जैसे ही इसे हम लोग हेडिंग 3 सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक देखिएगा यहाँ पर हेडिंग 4 आ जाएगा। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हेडिंग 4 आ गया। ये किसके लिए आया कि अगर हमें इस 3.1.1 का सब हेडिंग बनाना हो तो हम उसे हेडिंग 4 में सेलेक्ट करेंगे। अब यही हमारा 3.1.1 हुआ। हम अगेन जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज में। अब यहाँ भी हमें इसे अपडेट करना है तो सिंपली रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए चैप्टर 3.1.1 भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हेडिंग सेलेक्ट करना हो तो अगर सब हेडिंग ले रहे हैं तो वो मेन हेडिंग का नेक्स्ट लेवल वाला हेडिंग स्टाइल उसका होना चाहिए। अगर हम उसी लेवल का हेडिंग स्टाइल ले लेंगे तो ये सब हेडिंग कैटेगरी में नहीं आ पाएगा बल्कि वो मेन हेडिंग के ही कैटेगरी में आ जाएगा और बाकी स्टेप्स हमारे बिल्कुल सेम हैं। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। काफ़ी ईजी स्टेप्स हैं। अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और इसके स्टेप्स को एंटर करने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स टू योर हेडिंग्स। अब हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या होंगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स लिख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। तो पहला है सेलेक्ट द हेडिंग, क्लिक ऑन होम टैब, select the heading style from the style group। और हम अपने स्टाइल ग्रुप से हेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर मेन हेडिंग हमारा हेडिंग 1 है तो उस मेन हेडिंग का सब हेडिंग हेडिंग 2 होगा। उस सब हेडिंग का भी अगर कोई सब हेडिंग है तो वो हमारा हेडिंग 3 में जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इंसर्ट अ blank page on the
blank page on the top of the document, blank page इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक place the cursor where you want to insert table of contents, click on references tab, click on table of contents drop button, click on custom table of contents। यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ये कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, हो सकता है कि यहाँ इंसर्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिले, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो दोनों चीज़ सेम है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में भी कस्टम और इंसर्ट, तो या तो कस्टम वर्ड मिलेगा या इंसर्ट वर्ड मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ए टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन ऑप्शंस बटन, चेक द चेक बॉक्स, वहाँ पर हमारा चेक बॉक्स है, एक मिनट, टेबल एंट्री फील्ड्स, ओके, चेक द चेक बॉक्स टेबल एंट्री फील्ड्स, क्लिक ऑन रिसेट बटन, क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन, ए स्टाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, अगेन क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन, a dialog box will appear, select the font, font size, font color and other attributes for the table of contents। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके, और इतना करते ही हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो बनकर रेडी हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। अगला है स्टेप्स टू अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स, क्लिक ऑन references tab, click on update table, a dialog box will appear, select the radio button, update entire table and click on OK। तो इस तरीके से हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। और फिर स्टेप्स टू रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करने का स्टेप, क्लिक ऑन रेफरेंसेस टैब, क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स ड्रॉप बटन एंड क्लिक ऑन रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। और इस प्रोसेस से हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से उसे अपडेट करेंगे और किस तरीके से उसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सब कुछ। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लग सके, एक तरह से रीडर के लिए रोड मैप का काम करे और पढ़ने वाले को भी किसी टॉपिक पर नेविगेट करने में आसानी हो। तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला हमारा ऑप्शन है फुट नोट। देखिए यहाँ दो चीज़ मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें फुट नोट और एक हमें मिल रहा है एंड नोट। दोनों
एक ही चीज़ होता है, दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। कभी कभी किसी बुक के फुटर सेक्शन में हम लोग देखते होंगे कि किसी वर्ड के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। पेज का जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, फुटर पोर्शन होता है, उस पर किसी वर्ड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं फुट नोट। तो फुट नोट एक कमेंट की तरह होता है, जैसा कि हम लोगों ने इंसर्ट में हमने पढ़ा था कमेंट के बारे में। तो कमेंट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही काम हमारा फुट नोट का भी होता है और एंड नोट का भी होता है। तो फुट नोट और एंड नोट किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सेम एज कमेंट। डिफरेंस ये है कि जो फुट नोट है वो हमारे पेज के फुटर में डिस्प्ले होता है, यानी पेज का जो फुटर पोर्शन है वहाँ पर डिस्प्ले होगा, और जो एंड नोट है ये हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में डिस्प्ले होता है, यानी जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट खत्म होता है उसके बाद जो लास्ट पेज है या लास्ट जो सेक्शन बचता है वहाँ पर एंड नोट हम लोग देते हैं किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फुट नोट और एंड नोट दोनों सेम चीज़ है, टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कंटेंट और टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन फुट नोट ये इंसर्ट होता है पेज के फुटर सेक्शन में, और एंड नोट ये इंसर्ट होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट सेक्शन में, जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहाँ पर ही हमारा इंसर्ट होता है। आइए हम इसे देख करके देखते हैं। पहले सपोज हम ये हमारा सपोज ये डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पर किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमको फुट नोट बनाना हो। सपोज हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज टेबल को मान लीजिए, हमने टेबल को सिलेक्ट किया और हम क्लिक करते हैं इंसर्ट फुट नोट पे। जैसे हम फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जहाँ पर हमारा यह पेज खत्म हो रहा है ऑटोमेटिक हमारा कंट्रोल वहाँ पर जा चुका है। ये देखिए जहाँ पर हमारा ये पेज खत्म हो रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 लिखकर आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में लिख देते हैं, सपोज टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारा हो गया, एक फुटनोट हमारा बनकर ये रेडी हो गया। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए कि टेबल के ऊपर ऐसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जो नॉर्मली हम अपने टेक्स्ट में देखते हैं 1 लिखा होता है। जब उस 1 पर जाकर देखते हैं नीचे में तो 1 पर हमारा ये चीज़ लिखा होता है, समझ जाते हैं कि टेबल के बारे में या जो भी वर्ड है उसके बारे में लिखा हुआ है ये। चाहे वहाँ पर हम कर्सर रखते हैं तो देखिए वहाँ पर हमें टूल स्ट्रिप में यहाँ पर हमें दिख रहा है टेबल, जो भी लिखा हुआ है टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारा फुट नोट हुआ, यानी कि पेज के फुटर सेक्शन में। अब हम किसी एक और वर्ड पे क्लिक करते हैं, सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट पर, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और हम क्लिक करते हैं इंसर्ट एंड नोट पर। जैसे हम एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर खत्म हो रहा था और खत्म होने के बाद इस सेक्शन में आकर हमारा यह एंड नोट यहाँ इंसर्ट हो रहा है। तो इससे ज़्यादा क्लियर है कि फुट नोट पेज के फुटर में इंसर्ट होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं कि ए डॉक्यूमेंट, या हम डेमो एंड नोट हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज डेमो एंड नोट। तो यहाँ हमने क्लियरली देखा कि फुट नोट और एंड नोट दोनों एक ही काम कर रहा है। आप देखिए डॉक्यूमेंट में भी यहाँ 1 लिखा हुआ है, हम जैसे कर्सर ले जाएंगे तो टूल स्ट्रिप में हमने जो भी लिखा है वहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा। तो फुट नोट और एंड नोट दोनों हमारे कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फुट नोट का इस्तेमाल होता है पेज के फुटर सेक्शन में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड सेक्शन में एंड नोट हमारा इंसर्ट होता है। आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। फुट नोट, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ड और कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। और एंड नोट डॉक्यूमेंट इट automatically inserts in the footer section of the पेज। ये हमारे पेज के फुटर सेक्शन में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। एंड नोट इट इज यूज, सेम डेफिनेशन, इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ड
और कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर इट ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट एंड कर रहा है वहाँ पर ये इंसर्ट होगा। स्टेप्स टू इंसर्ट फुटनोट, select the word you want to insert as footnote, click on references tab, click on insert footnote and type your content। और सेम स्टेप्स टू इंसर्ट एंड नोट में हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लोग एंड नोट, सिलेक्ट द वर्ड यू वांट टू इंसर्ट एज एंड नोट, क्लिक ऑन रेफरेंसेस टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड नोट एंड टाइप योर कंटेंट। तो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के स्टेप्स भी सेम है, बस फुट नोट हमारे पेज के फुटर सेक्शन में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट सेक्शन में इंसर्ट होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगला है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप एक नया ऑप्शन फीचर आया है। चूँकि ऑफिस 2013 में ये फीचर नहीं है, ये मेरा ऑफिस 2016 है, इसलिए फीचर यहाँ पर ये दिख रहा है। स्मार्ट लुकअप बेसिकली किसी वर्ड का अगर हमें डेफिनेशन इंटरनेट पर खोजना हो, ऑनलाइन खोजना हो, तब इसका इस्तेमाल होता है, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगला हमारा है इंसर्ट सिटेशन। सिटेशन क्या होता है? कभी कभी किसी बुक को पढ़ते वक्त आप देखते होंगे कि कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ के नीचे किसी ऑथर का नाम दिया होता है या बुक का नाम दिया होता है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो किसी दूसरे ऑथर के किसी पर्टिकुलर बुक से कॉपी किया हुआ है, लिया हुआ है। ऐसा कॉपीराइट इशू से बचने के लिए किया जाता है। अगर वैसा कोई ऑथर, मान लीजिए मैं कोई बुक लिखता हूँ और मैंने अपने बुक में कोई पर्टिकुलर रेफरेंस मैंने किसी दूसरे बुक से कॉपी की है, अगर मैं उसे अपना बताऊंगा तो जिस बुक से मैंने कॉपी की है वो ऑथर मुझ पर एक केस फाइल कर सकता है कि उसने मेरे कंटेंट को चोरी किया है बिना मेरे परमिशन के। इसे ही हम लोग कॉपीराइट इशू कहते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए जब भी किसी दूसरे ऑथर के कोई कंटेंट को अगर कॉपी किया जाता है तो उसके नीचे उस ऑथर का नाम और उसके बुक का नाम दे दिया जाता है, ताकि हम कॉपीराइट इशू से बच सकें और लोग भी समझ सकें कि यह पर्टिकुलर कंटेंट वहाँ से लिया गया है। इसी प्रोसेस के लिए सिटेशन का इस्तेमाल होता है। तो सिटेशन बेसिकली होता है ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए सिटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और उसी से कनेक्टेड है बिब्लियोग्राफी, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को हमने रेडी कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो चुका है, 3-4 पेज का हमारा ये डॉक्यूमेंट है। अब सपोज इस डॉक्यूमेंट में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने कहीं से कॉपी किया, मैंने किसी ऑथर से कॉपी किया। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक सिटेशन डालना पड़ेगा, उस ऑथर का नेम और उस बुक का नेम हमें डालना पड़ेगा। तो ये काम या तो यहाँ पर मैं ऐसे बगल में कर लेंगे, जहाँ भी हमें अपने सिटेशन को इंसर्ट करना हो वहाँ पर हमें अपने कर्सर को प्लेस करना पड़ेगा, चाहे वो उसी लाइन में हो या नेक्स्ट लाइन में हो, कहीं भी हम लोग कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट के उसी पोर्शन के आसपास होना चाहिए। सपोज हम चाहते हैं कि उसके अगले लाइन में हम यहाँ पर इंसर्ट करें, हमने यहाँ पर अपने कर्सर को प्लेस कर लिया, क्लिक करेंगे रेफरेंसेस पर, क्लिक करेंगे इंसर्ट सिटेशन पर। यहाँ क्लिक करते ही हम क्लिक कर लेंगे ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा, जहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को डालेंगे। सपोज हमें डालते हैं ऑथर का नेम, सपोज हमें ऑथर का नेम ये डाल देते हैं, जो भी सही नाम होगा वो डालेंगे। ये तो बस ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सही डॉक्यूमेंट, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोग्रामिंग इन सी, सपोज ईयर सपोज 2009 मैंने डाल दिया, सिटी मान लीजिए मैंने डाल दिया हैदराबाद, पब्लिशर मैंने डाल दिया सपोज ABC पब्लिकेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बस मैं ऐसे डेमो दे रहा हूँ, इसका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये
भरने के बाद मैंने यहाँ पर ओके पे क्लिक किया। ओके पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि सीइंग 2009 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस पर्टिकुलर ऑथर का है, इसकी बुक 2009 में इंसर्ट हुई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को भी हमें प्लेस करना होगा ताकि लोग उसके बारे में पूरा जान सकें कि वो कौन सा बुक है, उसका बुक का नाम क्या है। तो ये तो पहले हमारा सिटेशन हुआ। अब सिटेशन बनाने के बाद हमें इंसर्ट करना होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जो सिटेशन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो बिब्लियोग्राफी हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। बिब्लियोग्राफी आप कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे पढ़ने के लिए, जो भी एजुकेशनल बुक होगी, तो आप लास्ट पेज पर हमेशा बिब्लियोग्राफी देखेंगे। जहाँ पर तो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जिस जिस बुक से कंटेंट को कॉपी किया गया है उन सारे बुक्स के इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिए होते हैं कि आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस बुक में मिल जाएगा। तो उसके लिए हम पहले डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएंगे। हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक न्यू पेज को इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं बिब्लियोग्राफी पर। यहाँ पर कुछ हमें प्री डिफाइंड बिब्लियोग्राफी दिख रहे हैं फॉर्मेट किए हुए। अगर हम अपना इंसर्ट करना चाहते हो, अपना खुद का उससे मॉडिफाई करके, तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया सिंह AA, दैट मीन्स आशु आकाश का शॉर्ट कर दिया, 2009 प्रोग्रामिंग इन सी हैदराबाद ABC पब्लिकेशन, यानी सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया। तो ये हुआ बिब्लियोग्राफी। और यहाँ पर जो हमने इंसर्ट किया ये था हम लोगों का सिटेशन। तो सिटेशन क्या होता है? अगर हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम कॉपी करते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम कॉपी करते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन को हमें वहाँ प्लेस करना होता है ताकि हमारे ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज ना आए। और बिब्लियोग्राफी उस सिटेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारे सबसे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर वहाँ पर हम लोग उसे प्लेस कर देते हैं ताकि रीडर उस बुक को भी कंसर्न करके और उस टॉपिक के बारे में और भी जानकारी ले सकें। तो ये होता है हमारा सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। सपोज अगर हमें अपने सिटेशन में कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो पहले हम अपने सिटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे मैनेज सोर्सेज पर। सिलेक्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे, पहले से सिलेक्ट कर लेंगे, हम क्लिक करेंगे एडिट पर। एडिट पे क्लिक करने के बाद सपोज हमें अपने नाम में या किसी भी इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करना हो, मान लीजिए कुछ गलती हो गई हो, हम यहाँ पे ईयर 2010 करना चाहते हैं, हमने कर दिया ईयर 2010। हम क्लिक कर देते हैं ओके पर और क्लिक कर देते हैं क्लोज पर। अब देखिए ओके क्लोज करने के बाद अभी यहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए एक एरो बटन बन के आया है, हम इस पर ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ मिलता है अपडेट सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। 1 मिनट, शायद ये चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये वाला चेंज करना था, सॉरी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया मैंने। मुझे ये वाला चेंज करना था। एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं 2010। ओके पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया मैंने और क्लोज पे क्लिक किया मैंने। तो देखिए यहाँ पर 2010 हम लोग का हो चुका है अपडेट होकर। अब बिब्लियोग्राफी में आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 2009 ही है, ये अभी हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है। इसको अपडेट करने के लिए हम जाएंगे अपने सिटेशन के पास, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एरो बटन बनकर आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे अपडेट सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लिए। अब आकर देखते हैं अपने बिब्लियोग्राफी में हम लोग, तो यहाँ पर भी देखिए 2010 हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में सिटेशन को इंसर्ट करते हैं, बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करते हैं और सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को हम लोग अपडेट भी करते हैं। तो ये होता है। तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी, अगर हमें किसी कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं तो कॉपीराइट इशू से बचने के लिए ऑथर की इन्फॉर्मेशन को हम लोग वहाँ पर प्लेस करते हैं। इसे ही हम लोग सिटेशन कहते हैं या इसे ही हम लोग बिब्लियोग्राफी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इट इज यूज्ड बिब्लियोग्राफी, it is used to create an information about an author and
his or her book whenever the contents are being copied from that source। जब कोई कंटेंट हम लोग कॉपी करते हैं तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना होता है। स्टेप्स टू इंसर्ट सिटेशन, सबसे पहले प्रिपेयर हो डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट citation, click on references tab, click on insert citation drop button, click on add new source, a dialog box will appear, enter the information in the related fields, click on OK। और आगे देखते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी सबसे पहले प्रिपेयर द सिटेशन और इंसर्ट द सिटेशन। सिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंसर्ट द सिटेशन, क्लिक ऑन रेफरेंसेस टैब, क्लिक ऑन बिब्लियोग्राफी, नहीं, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। हाँ, क्लिक ऑन bibliography, drop button, click on insert bibliography, a dialog box will appear and click on insert। इंसर्ट या ओके बटन कोई एक होता है, ये बटन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लिक ऑन इंसर्ट। तो इस तरीके से सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से हम उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगला हम लोगों का है इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शन है, कैप्शन के बाद हम लोग क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने इंसर्ट टैब में हमने छोड़ दिया था। इंसर्ट टैब में भी हमारा क्रॉस रेफरेंस था यहाँ पर, जिसे मैंने कहा था कि रेफरेंसेस टैब में से समझेंगे हम लोग, क्योंकि इसका संबंध इसी से है। मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।